गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर द बीम शोन बिलो करेक्ट बीएमडी। इसका आपने क्या करना है, करेक्ट बीएमडी बनाना है। बहुत बढ़िया शान। नहीं, हवा महल अभी ताजमहल नहीं बना, मंडे तक बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। आंसर क्या होगा, ए होगा। तो क्या है बेसिकली कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट एम लगा रखा है मिड स्पैन पर। ये डिस्टेंस भी l/2 है और ये डिस्टेंस भी l/2 है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। सही है भाई। अब आप जानते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, कि अगर हम लोग सिग्मा एम बी को 0 कर देते हैं, पहले आप क्या करोगे, रिएक्शन फाइंड आउट करोगे कि मान लो यहाँ पर रिएक्शन ए है और यहाँ पर रिएक्शन आर बी है। तो अगर मैं सिग्मा एम बी को 0 करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, आर ए इंटू एल प्लस एम इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज आर ए इज इक्वल्स टू माइनस का एम बाई एल। और ये तो आपको पहले से ही क्या होता है, रटा रटाया होता है कि माइनस का एम बाई एल होता है। ठीक है भाई। तो बेसिकली रिएक्शन ऊपर ना लगकर कहां लगेगी, नीचे की ओर लगेगी। नीचे की ओर लगेगी। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि लेफ्ट एंड से जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, हॉगिंग। निगेटिव यानी कि हॉगिंग होता है। तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन निकल कर आई आपके पास एम बाई एल, इसकी वजह से अगर मैं मिड पॉइंट पर मोमेंट लिखता हूं तो कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और मोमेंट कितना आएगा, मोमेंट की जो मोमेंट कितना मिलेगा आपको यहां पर, ये मिलेगा एम बाई एल और इंटू l/2 इज इक्वल्स टू m/2। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर मैं मोमेंट लिखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का m/2 मिलेगा। और आपको मालूम है सिंपल सपोर्ट पर मोमेंट क्या होता है, 0। कितना होता है, 0। तो ये वैल्यू आई आपके पास माइनस का m/2, और इसको आप लीनियर तरीके से मिला देंगे। लीनियर तरीके से क्यों मिलाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी सेक्शन पर अगर यहां से x डिस्टेंस पर मोमेंट लिखते हो तो mx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का m/l इंटू एक्स हो जाएगा। तो x की पावर 1 है, यानी कि जो BMD का जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, लीनियर। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर बीम में प्योर मोमेंट लगा है, कि अगर प्योर मोमेंट लगा है, ठीक है, तो आपका जो BMD की शेप होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी। BMD की शेप क्या होगी, लीनियर। तो लीनियर बनेगा। अब देखिए, साइन कन्वेंशन अभी आपको बताया कि राइट हैंड पर, या कहिए कि अगर मैं लेफ्ट हैंड से जाता हूं तो लेफ्ट हैंड से देखने पर जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है वो क्या होता है, सैगिंग होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग लेफ्ट एंड से, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। ठीक है। तो आपका ये जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव मोमेंट होगा। तो जब पॉजिटिव मोमेंट होता है तो वो क्या करता है, सडन जंप मिलेगा। तो आप -m/2 पर हो तो ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा, +m/2। और अगेन यहां पर 0, तो आप इसे मिला देंगे तो दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो शेप तो अपनी जगह पर ठीक है, साथ ही साथ आपको निगेटिव पॉजिटिव भी मालूम होना चाहिए कि इस साइड में निगेटिव क्यों आया, इसमें पॉजिटिव क्यों आया। अब यहां पर एक और चीज देखिएगा कि जब आपने इस बीम का BMD बनाया है, तो देखिए ये जब एरो इस तरह से जा रहा है, जब एरो इस तरह से जा रहा है तो इस पोर्शन में हॉगिंग होगी और इधर क्या होगी, सैगिंग। यहां हॉगिंग होगी और यहां पर क्या होगी, सैगिंग होगी। और इसलिए भी आपका जो BMD है वो इस तरह का बना है।
ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हो। हाँ, आज का ही दिन में अचानक जो है वो क्लास स्टार्ट हुई है ना, इस वजह से। धर्मेंद्र यादव बेटा अभी जो पढ़ रहे हैं पहले वो कर लो, प्लास्टिक एनालिसिस की थ्योरी मैंने पहले करवा रखी है, दोबारा करवा देंगे, डोंट वरी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, फटाफट स्पीड के साथ। The maximum positive bending moment in a fixed beam of span 8 meter and subjected to a central point load of 120 kilonewton is। ठीक है, सर शेप के अपोजिट तो बनेगा बीएमडी। हाँ मतलब अगर शेप ऊपर जा रही है तो बीएमडी नीचे बनेगा, बिल्कुल ऐसा कह सकते हो आप। तो आंसर आ गया आप लोगों का बिल्कुल सही। तो हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड बीम है और इसमें हमने क्या किया हुआ है, 8 मीटर इसका स्पैन है और इस पर हमने सेंट्रल पॉइंट लोड लगाया है 120 किलो न्यूटन का। अब आपसे याद रखिएगा क्या पूछा हुआ है, आपसे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट पूछा है, मैक्सिमम पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें मालूम है कि इसमें जो निगेटिव मोमेंट आता है, यानी कि जो आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट आता है वो कितना आता है, PL/8 आता है, राइट। ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास, PL/4। यार एक्चुअली ना अभी स्टूडियो का वर्क जो है वो चल रहा है तो कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अभी जो क्लासेस हैं, मतलब ये जो लैपटॉप है वो हीटअप हो जा रहा है, इसने अभी थोड़ा सा, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला कि अभी मंडे तक का वर्क और है, तो अभी एक आध दिन और थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा, फिर प्रॉपर सही हो जाएगा। तो अगर मैं इसके, ठीक है, तो अगर हम लोग इसका बीएमडी बनाते हैं तो ये निगेटिव और पॉजिटिव, तो अगर हम लोग इसको सुपर इंपोज करें तो सुपर इंपोज करने के बाद में जो बीएमडी मिलेगा ये कितना हो जाएगा, PL/8, और ये कितना हो जाएगा, PL/4 माइनस PL/8 इज इक्वल्स टू PL/8। तो आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम निगेटिव बॉन्डिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट दोनों ही कितना है, PL/8 है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव इज इक्वल्स टू मैक्सिमम निगेटिव इज इक्वल्स टू PL/8। लोड आपको दिया हुआ है कितना, 120 इंटू 8/8। तो डेटा इतना बढ़िया दिया हुआ है आपको कि तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा, 120 इज द आंसर। आरुष चौहान, 1 इकाई 2 इकाई, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A simply supported beam of effective span L is subjected to a concentrated moment M at its center. Maximum bending moment in the beam is। तो अभी तो हमने इसको किया था, तो
तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, m/2। आंसर क्या हो जाएगा, डी, m/2। अभी तो हमने पूरा BMD बनाया, तो इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम निगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव भी m/2 और मैक्सिमम निगेटिव भी m/2। अनुज कुमार बेटा ए नहीं होगा, आंसर इज डी। हर्षिल आज से होगी, आज से स्टार्ट कर देंगे एटलीस्ट हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, गुड इवनिंग। चलो अभी हो जाएगा, अभी थोड़ा सा कल से इसी पहले ऑन कर देंगे, थोड़ा हो जाएगा अभी, ठीक है, सही हो जाएगा। A cantilever beam is loaded as shown in the figure below. What is the shape of bending moment diagram for portion AB? ठीक है भाई, तो कुछ स्टूडेंट अभी आंसर ए और सी भी दे रहे हैं। हाँ जी, बालको यूडीएल केवल इतने पोर्शन में है, जबकि आपसे बेंडिंग मोमेंट कहां पूछा है, व्हाट इज द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर पोर्शन ए बी। ए बी मतलब क्या, इतने पोर्शन में आपसे बीएमटी की शेप पूछी है, तो इस पोर्शन के लिए ये जो यूडीएल होगा वो एज ए पॉइंट लोड वर्क करेगा। क्या करेगा, एज ए पॉइंट लोड वर्क करेगा। तो इसकी वजह से जो बीएमटी की शेप आएगी वो क्या होगी, लीनियर आएगी। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मालूम है कहां मिलता है, कैंटिलीवर की केस में फिक्स सपोर्ट पर। और यार ये तो हमारा पुराना चला आ रहा है सदियों से कि जब जब कुछ नया स्टार्ट होता है, अब देखो यूपीपीएससी यही की वैकेंसी आई है तो उसके बाद का पहला सेशन है, तो थोड़ा बहुत तो है ना गड़बड़ होगी, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लीनियरली वेरिंग विद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट टी, ठीक है। चलिए, हाँ सेंचुरी पूरी होगी। बाकी देख सकते हैं, अगर आप इक्वेशन से लिखना चाहो तो इक्वेशन से भी लिख सकते हो कि बेटा ये यूडीएल लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये डिस्टेंस है 1 मीटर। और ये टोटल डिस्टेंस हम लोग यहां से क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो जब आप एम एक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये टोटल लोड 2 इंटू 1 का कितने का होगा, 2 का होगा, ठीक है, 2 का लोड। और ये 2 का लोड कहां लगेगा, यहां पर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस रहेगी 0.51 के हाफ पर। तो एम एक्स इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 0.5। तो जो बेंडिंग मोमेंट है एम एक्स वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में। बेटा विदुषी पूरा कट ऑफ जो है आप वेबसाइट पर जाके कट ऑफ जो है वो डाउनलोड कर लो, वहां से दिख जाएगा, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कट ऑफ वगैरह पर। अभी फिलहाल पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अ continuous beam supported at A, C and E for which shear force diagram is shown in figure below। ठीक है, देयर इज, तो आपको क्या दे रखा है, एक कॉन्टिन्यूअस बीम है जो ए सी और ई पर सपोर्टेड है। कहां पर सपोर्टेड है, ए पर, सी पर और ई पर सपोर्टेड है।
तो आपकी जो सपोर्ट लगी हुई है मैं दिखा देता हूं, एक तो ए पर सपोर्ट लगी हुई है और आपकी सी पर सपोर्ट लगी हुई है और ई पर सपोर्ट लगी हुई है। मतलब यहां, यहां और यहां पर ये तीन सपोर्ट लगी हुई है। तो अब आपके पास तीन स्टेटमेंट हैं, इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत ये बताना है। मेरे भी काफी कम मार्क्स हो गए हैं रिटर्न में। अब बन तो बहुत अच्छे खासे रहे थे बट मार्क्स कम कम है और इंटरव्यू में भी कम ही है। बस आप लोगों की दुआओं से बस निकल गया एग्जाम, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट पॉइंट बी। ठीक है, तो आपको मालूम है कि भाई यहां पर तो क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगी। तो यहां पर तो क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगी ऊपर की ओर। इस बीच में कोई लोड नहीं होगा तो आप ऐसे जाओगे तो यहां से नीचे सडन जंप दिख रहा है, यहां पर सडन जंप दिख रहा है। तो सडन जंप होता है तो वहां पर क्या होता है, पॉइंट लोड। तो दूसरा आपका सही है, नहीं दूसरा नहीं पहला सही है। अगर पहला सही है तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। फिर कह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर सपोर्ट रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं है। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या आ गया, डी आ गया। फिर कह रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग इन द पोर्शन एसी। अगर एसी में यूडीएल होता तो एसएफडी आपका लीनियर बनता, तो लीनियर तो नहीं है, राइट। तो ये गलत हो गया, तीसरा भी आपका क्या है, गलत है। फोर्थ क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग इन द पोर्शन सी। तो सीई में यूडीएल ठीक है क्योंकि यहां पर जो एसएफडी है वो आपका लीनियर है। तो यूडीएल के केस में एसएफडी आपका क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर होता है। तो बेसिकली अगर मैं इसका लोड डायग्राम बनाना चाहूं तो ऐसा बनेगा कि यहां पर ये रिएक्शन आएगी आर ए, बी पर, बी पर आपके पास ये कुछ पॉइंट लोड लगेगा P1, फिर सी पर जो है वो दोबारा से रिएक्शन लगेगी आर सी, फिर यहां पर आपका जो है वो यूडीएल हो जाएगा और यहां पर फिर से क्या रहेगी आपके पास, ये रिएक्शन आ जाएगी ऊपर की ओर। हाँ जी, कुछ इस तरीके का जो डायग्राम है वो आपका बनना चाहिए। ठीक है भाई, मुझे इंटरव्यू में 58 मिले हैं, 58। ठीक है, हालांकि 68 70 तक भी काफी स्टूडेंट्स के आए हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट के 68 70 भी मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, मुझे 58 मिले हैं। ठीक है, मैंने बता ही दिया था आपको पहले कि इंटरव्यू में कम ही मिलेंगे नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट जल्दी से। पंकज वहां के चांस वांस छोड़ो, अगले एग्जाम पे फोकस करो। ठीक है, मैं बोल दूंगा चांस है तो अभी क्या करोगे, अगले एग्जाम के लिए पढ़ोगे। मैं बोलूंगा चांस नहीं है तब भी अगले एग्जाम के लिए पढ़ना है, इसलिए रहने दो। हाँ दिलीप, इतनी ही है, बहुत कम है। चलिए अगला क्वेश्चन। A simply supported beam is carrying a linearly varying load from zero at either ends to the maximum value at midspan. Then the shape of shear force diagram. SFD की शेप पूछी है, SFD की शेप पूछी है। तो आपको मालूम है कि जब पॉइंट लोड होता है तो SFD आपका ऐसा बनता है, जब यूडीएल होता है तो SFD आपका लाइन बनता है, और जब ट्रायंगुलर या ठीक है वेरिएबल लोडिंग होती है तो आपका क्या होता है, पैराबोला होता है। तो क्या रहेगा, सेकंड डिग्री पैराबोला। सेकंड डिग्री पैराबोला, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द shear force diagram of a single overhanging beam is shown in figure. One simple support is at end A. The total downward load acting on the beam is. मुझे 2013 वाले में 50 दिए थे। ठीक है, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो कि जो टोटल डाउनवर्ड लोड होता है, या तो लोड डायग्राम बना लो, नहीं तो रिएक्शंस के इक्वल होता है। तो जो टोटल डाउनवर्ड लोड होगा वो क्या होगा, रिएक्शन के इक्वल होगा, आर ए प्लस आर डी। अब आपको मालूम है कि यहां पर जो रिएक्शन है ऊपर की ओर ए पर, वो रिएक्शन कितनी है, 350। और दूसरी रिएक्शन कहां मिलेगी आपको, डी पर। तो यहां जो रिएक्शन है वो कितनी मिलेगी, 350 ये और 100 ये, 450। तो 350 और 400 कितना हो गया, 800। तो आंसर क्या हो गया, 800। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो कि टोटल डाउनवर्ड लोड, तो टोटल डाउनवर्ड लोड यहां से ये कितना हो गया, 350 और प्लस 50, 400। ठीक है, फिर यहां से ये नीचे की ओर गए कितना, तो 50 पर थे, 350 पर पहुंच गए, तो 300 का जंप वो हो गया। फिर यहां से तो ऊपर रिएक्शन गई, तो फिर यहां से फिर नीचे आए तो 100। तो 400, 300, 700 और 100, ये भी 800 हो गया। हाँ, मतलब इस बार तुम्हें 50 हिट मिलेंगे, मतलब इस बार सिलेक्शन पक्का है, फाइनल सिलेक्शन इस बार पक्का है। ठीक है, आंसर इज इतना। सर इंटरव्यू दिन में होता है या रात में, बेटा इंटरव्यू होता दिन में ही है, लेकिन कभी कभी दिन में भी तारे दिख जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू होता तो दिन में ही है, लेकिन कभी कभी दिन में भी तारे दिख जाते हैं वहां। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट पर है। सीवी सिंह बेटा इस वाले एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। दिस shear force diagram, this shear force diagram of a beam is shown in the figure. The total of the vertical downward loads on the beam is. तो देखो जिनको समझ में नहीं आया इस वाले एग्जाम, इसको क्वेश्चन को देखना कि बेटा ये बीम आपने बना ली। अब यहां पर देखो shear force निगेटिव है, तो यहां पर क्या होगा, डाउनवर्ड लोड लग रहा होगा कुछ इस तरह से, 800 का डाउनवर्ड लोड। फिर यहां पर क्या है, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव, यहां पर क्या है, और ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो यानी कि रिएक्शन। तो लेफ्ट साइड से याद रखिएगा, और मैं लेफ्ट साइड से एसएफडी बनाता हूं, तो जिस डायरेक्शन में शेयर फोर्स में जंप आता है उसी डायरेक्शन में लोड लगा होता है। तो यहां पर ये नीचे की ओर गए तो लोड नीचे, फिर यहां से ऊपर गए तो लोड ऊपर, रिएक्शन ऊपर की ओर। और ये रिएक्शन कितनी लगेगी, तो देखो 800 ये है और 800 ये है, तो 1600, तो ये रिएक्शन कितनी आएगी, 1600 आएगी। फिर आप यहां तक गए, फिर यहां से फिर सडनली नीचे की ओर जा रहे, कितना 800 और प्लस 1200 कितना 2000। तो यहां पर जो पॉइंट लोड लगा होगा आपके पास वो कितने का लगा होगा, 2000 का लगा होगा यहां से नीचे। फिर यहां पर क्या होगा, यहां तक है फिर सडनली ऊपर जंप, तो ये 1200 और 1000 कितना 2200। तो यहां पर जो ऊपर की ओर रिएक्शन लगी होगी वो कितनी लगी होगी, 2200। फिर इससे आप ऊपर गए, ठीक है, और यहां से फिर नीचे आए तो कितना 1000, तो यहां पर कितना लगेगा 1000। तो ये सब आपको थ्योरी वाली क्लासेस में बताया जाता है शॉर्टकट में। तो अब चाहे तो आप रिएक्शंस को ऐड कर लो, तो आप देखना रिएक्शंस को ऐड करोगे 1600 और 2200, तब भी आपको 3800 मिलेगा, 3800।
और आप इन लोड्स को ऐड कर दो 2000 और 1000, 3000 और 800, तब भी आपको क्या मिलेगा? 3800 ही मिलेगा। हाँ, प्रज्ञा को अच्छे मिले हैं नंबर। एक संजीव ने बताया था, संजीव को 68 मिले हैं। संजीव यादव को उनका अर्बन एंड हाउसिंग मिला है उनको, ठीक है, उनको 68 मिले हैं, बाकी से मैंने अभी पूछा नहीं। ठीक है भाई, तो अभी समझ में आ गया सभी को? तो बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कीजिएगा जिनका नहीं हुआ है। ये ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन था वैसे, तो वैसे वो क्वेश्चन ईएससी में आया हुआ था। फ्रांसो को 70 मिले यार, वो तो बॉन्ड है, उसे तो मिलने थे। मुझे लगता है फ्रांसो ने जब बोलना शुरू किया होगा 50 नंबर तो उसे खाली वैसे ही मिल गए होंगे, उसकी पोलाइटनेस के। नॉलेज तो उसकी अलग है, और वो जितने आराम से और जितनी पोलाइटनेस के साथ बात करता है, ठीक है, उसके नंबर उसका अच्छे मिल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द केस शोन इन फिगर बिलो विल बी। तो भैया इस बीम के लिए आपने बीएमडी बनाना है। तो बिल्कुल आपका आंसर ए जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है, और ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती थी? W इंटू ए होती थी। और इस बीम में आपकी जो बीम होती थी वो प्योर बेंडिंग में होती थी। किसमें होती थी? प्योर बेंडिंग में। समझा ना बेटा? प्योर शियर नहीं, प्योर बेंडिंग का केस है ये, प्योर बेंडिंग। तो इसमें होता है क्या है कि अगर आप इस बीम को बनाते हैं इस तरीके से, तो ये सिमेट्रिकल है, ये डिस्टेंस भी ए है और ये भी ए है और ये 3a है। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो सिमेट्रिसिटी की वजह से यहां पर जो रिएक्शन आएंगी वो कितनी आएंगी? W और W ही आएगी, WWF हो जाएगा यहां पर। अब मैं जब बेंडिंग मोमेंट लिखूंगा तो यहां पर इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? W इंटू ए आएगा। उसी तरह से उधर से भी लिखेंगे तो क्या आएगा? W इंटू ए आएगा, और इस बीच में ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा रिटर्न निकालो, इंटरव्यू के लिए भी टिप्स मिल जाएंगे। अब तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं, उन सबके इंटरव्यूज करा देंगे। मैं सोच रहा हूँ जल्दी ही जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं तो उनसे बात करके उनके इंटरव्यूज आपके लिए अरेंज कर देता हूं मैं। सर अगर कोई एक 2W हो तो बेटा फिर नहीं होगा, फिर तो रिएक्शन रिएक्शन डिफरेंट हो जाएंगी ना। वैसे पिछले क्वेश्चन में ऐसा था तो नहीं? नहीं था। हाँ, फिर ऐसा मत बना दीजिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन करवाया है हमने, एक लोड W था और एक लोड 2W था, और फिर सबने ऐसे लगा दिया था। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है किसी QRP में, ठीक है, तो वो गूगली हो जाएगा क्वेश्चन, गूगली। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ UDL ओवर इट्स एंड, इसमें स्लोप इज मैक्सिमम एट, तो स्लोप कहां होता है? सपोर्टेड एंड्स पर मैक्सिमम होता है। ठीक है भाई, वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ? तो उसका बीएमडी कैसे बनेगा? बेटा रिएक्शन निकालो, रिएक्शन निकाल के बीएमडी बनाओ। एक बात बताओ यार, यहां पर मान लो लोड W लगा हुआ है और यहां पर 2W लगा है, ये डिस्टेंस A है,
ये 3A है और ये भी A है, तो यहां पर जो रिएक्शन आएगी RA वो कितनी आएगी, RA इज इक्वल्स टू, तो इस W की वजह से होगा W इंटू उधर की डिस्टेंस कितना 4A अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना 5A, प्लस 2W की वजह से कितनी होगी उधर की डिस्टेंस 2W इंटू A अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी 5A। ठीक है भाई, तो आपके पास जो RA रिएक्शन आ जाएगी वो हो जाएगी 6W अपॉन 5, देख लेना यही होगी ना भैया, ये होता है ना लोड इंटू उधर की डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, 6W अपॉन 5। तो इधर की रिएक्शन कितनी रहेगी RB, ये हो जाएगी 3W माइनस 6W अपॉन 5, तो 5 या 15, 15 में से 6 गया 9, तो 9W अपॉन 5। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं करवा रहा हूं, ठीक है, इसलिए। तो यहां पर देखिएगा, अब ये लाइन खींच दीजिए भाई, इधर से अगर मैं यहां पर मोमेंट लिखूंगा तो कितना आएगा, ये मोमेंट आपके पास आएगा 6WA अपॉन 5, और इधर से जो मोमेंट आएगा वो आएगा 9WA अपॉन 5। अब यार इसको मिला दो, इसको मिला दो, और इसको मिला दो, ऐसे मिलेगा ना। यही बनेगा ना, भी सही बनाया है, क्योंकि BMD लीनियर बनना है, ये रिएक्शन निकाली, ये रिएक्शन निकाली, इस पॉइंट पर BMD लिखा, इस पॉइंट पर BMD लिखा, और सारे पॉइंट्स को लाइन से मिला दो। ये जी का पी का तो पहले भी आया था, ईना मीना डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन केवल चैनल पर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आएगा लाइव चैट में जी का आया, मुझे लगा कि असलियत में आ गया। चलो, यूनिट लोड मेथड यूज्ड इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज, तो यूनिट लोड जो होता है वो आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड का ही क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है। तो डेल्टा बराबर हम लोग क्या लिखते थे, डेल यू अपॉन डेल पी, और ये आपके पास हो जाता था इंटीग्रल mx इंटू डेल एम एक्स अपॉन डेल पी इंटू डी एक्स अपॉन ई आई, ये होता था। तो यूनिट लोड मेथड में क्या होता था कि ये जो टर्म है इसको हटा के इसकी जगह पर स्मॉल एम आ जाता था, तो यूनिट लोड की वजह से जो मोमेंट होता है वो बेसिकली यही मिलता है। हाँ, जिनकी मैराथन नहीं हुई है उनकी भी करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। एग्जाम तक कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगी, चिंता मत कीजिए। इस बार हमारे ऊपर भी बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन इस बार जरूर करवाना है। बहुत अच्छे अच्छे बालक हैं जो 1-1.5 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, बट तपस्या का फल नहीं मिल रहा है। तो इस बार स्टार्टिंग से ही कोई कसर नहीं छोड़नी है, चाहे वो मैराथन से हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो, चाहे वो थ्योरी क्लासेस से हो, हर तरीके से, ठीक है। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हिंदी GS वगैरह का भी कुछ इंतजाम देखते हैं, है ना।
कुछ ना कुछ उसके लिए भी देखते हैं, जो भी पॉसिबल हो पाएगा। तो देखो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर होता है। तो यहां से 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू होगा एम अपॉन ई आई। तो बेसिकली अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो वो क्या होना चाहिए, ई आई अपॉन एम। तो ना तो ई आई अपॉन एम ऑप्शन में है, ना ही एम अपॉन ई आई। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बचा ये। लेकिन 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 वो है क्या बेसिकली, कि जो ये 1 अपॉन आर होता है ये आपका कर्वेचर होता है। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली वो 1 अपॉन आर की है। तो इन चारों ऑप्शन में जो मोस्ट प्रोबेबल, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो यही है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो यही है। अच्छा, ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका पिछली बार वाले में मतलब जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता रहा हूं। इस बार का मैं आपको अपने मार्क्स भी बताता हूं। ठीक है, मेरा सिलेक्शन कितने मार्क्स से हुआ और क्या होता कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता, पिछली बार मेरे साथ क्या होता, मैं सब बताता हूं। मैंने शायद पहले भी आपको कई बार बताया है, ठीक है, कि लास्ट टाइम जो है वो यूपीपीएससी एई में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। मतलब रिटर्न हो गया था, इंटरव्यू नहीं हुआ था। रिटर्न मेरा हो गया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था इंटरव्यू के बाद में। किसमें, 2013 वाले में। ठीक है, तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं बहुत ज्यादा अपसेट था। मैं पहली बार जिंदगी में किसी एग्जाम को लेकर रोया भी, क्योंकि मुझे इस एग्जाम से बहुत उम्मीदें थी। ठीक है, तो इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मतलब होता ना एक यार, 2010 का बीटेक पास करने के बाद भी मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था, मैं सही बताऊं तो। अब उसके पीछे वजह होती हैं बहुत सारी, उन वजहों को डिस्कस करना जरूरी नहीं है, बट इतना है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, अपने दोस्तों तक से बात नहीं करता था सीरियसली। मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड से सबसे मैं बिल्कुल एकदम कट ऑफ, एकदम टोटल कट ऑफ, कोई सोशल लाइफ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि यार मेरे सारे दोस्त, क्योंकि मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरी डिग्री है, मैं इतने अच्छे कॉलेज से पास हूं, फिर भी मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूं। तो पुलकित सर हैं जो एग्जामपुर में रीजनिंग पढ़ाते हैं, वो इत्तेफाक से मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने उनको बीटेक में पढ़ाया है। तो उन्होंने एग्जामपुर ज्वाइन किया था रीजनिंग के लिए, तो उनके थ्रू मैं एग्जामपुर में गया, वहां पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर वहां केतन सर का साथ मिला, फिर अजय सर का साथ मिला, एक अच्छी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। फिर बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आप जैसे मिले। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा आप लोगों का प्यार मिलना स्टार्ट हुआ, थोड़ी सी पहचान बननी स्टार्ट हुई। तो थोड़ा टाइम में एक सेंस ऑफ प्राइड आया कि हाँ यार, कुछ मैं अब कुछ अच्छा कर रहा हूं, अब कुछ अच्छा कर रहा हूं। लेकिन 2019 में टैगपुर ज्वाइन करने से पहले मतलब जिंदगी अजीब सी थी, बहुत खराब थी। आपको याद होगा जब मैंने टैगपुर छोड़ा था तो मैं बहुत रोया था ठीक है, तो उसकी एक वजह ये भी थी, जैसा भी मैसी ने जब बार्सिलोना छोड़ा तो है ना, एक दुख तो होता ही है उस तरीके से। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जिनका इस समय सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका रिटर्न ही क्वालिफाइड नहीं हुआ, या जिनका इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ, ठीक है, अब भी उन्होंने मार्क्स देखे होंगे, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया, 1 या 2 मार्क्स से रह गया। समझ रहे हैं, तो बड़ा अफसोस हो रहा होगा इस समय कि काश यार 2 नंबर और होते, 1 नंबर और होता तो सिलेक्शन हो जाता। जैसे मेरे एक कलीग हैं, उनका इंटरव्यू प्रज्ञा के इंटरव्यू के दिन ही था, उन सर का यार केवल 1 नंबर से रह गया। ठीक है, उनके 489 मार्क्स हैं, अगर 490 भी उनके होते तो उनको कुछ ना कुछ मिल जाता। तो आज बड़े निराश होंगे वो भी। लेकिन क्या हुआ, जिंदगी ने एक मैंने हमने किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2013 जो वैकेंसी 2013 वाली वैकेंसी थी वो 2019 में जाके, जिसने 7 साल ले लिए वैकेंसी ना पूरा होते हुए, और ये तुरंत वैकेंसी आ जाएंगी। तो 1 साल के अंदर दोबारा से वैकेंसीज आ गई, 1 साल के अंदर दोबारा से वैकेंसीज आ गई, फॉर्म फिल किया। ठीक है,
बट स्टिल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो जो मेरे 5 सब्जेक्ट थे वही ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर थे, बाकी सब्जेक्ट से तो मेरा टच ही नहीं था। फिर आपको मालूम है मैंने दिसंबर में वहां से, दिसंबर नहीं नवंबर में मैंने टेकपुर छोड़ा था, ठीक है। फिर मैंने ये एजू फॉर टेक स्टार्ट किया। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने सॉइल, एनवायरमेंट, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस ली। मैं कितना कितना टाइम यहाँ पर डिवोट कर रहा था। तो मैंने बिल्कुल भी हिंदी और जीएस नहीं पढ़ा था। मैंने हिंदी और जीएस नहीं पढ़ा था, और मैं एग्जाम के अपने एग्जाम 13 दिसंबर, आप देखना शायद 11 दिसंबर या 10 दिसंबर को भी मैंने मैराथन क्लास ली होगी। 11 या 10 दिसंबर को भी मैंने मैराथन क्लास ली होगी, जबकि 13 दिसंबर को एग्जाम था, ठीक है। उस समय मैं अपना एग्जाम ना छोड़कर, हालांकि एग्जाम मेरे लिए बहुत क्रूशियल था, बट मैं उस समय भी क्या था, आप लोगों के साथ आपकी तैयारी में लगा हुआ था। मैंने हिंदी जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ठीक है। उससे हुआ क्या कि मेरे जो मार्क्स बने, मैं बता रहा हूं, मेरे को रिटर्न में मार्क्स मिले 433 और इंटरव्यू में मिले 458, तो मेरे मार्क्स हैं 491। अगर 2 नंबर और कम हो जाते, अगर इंटरव्यू में मुझे 55 मार्क्स भी मिले होते, तो मैं अगेन दोबारा से क्या होता, नॉन क्वालिफाइड की कैटेगरी में होता। समझ रहे हैं? तो फिर से किस्मत खेल कर जाती। लेकिन मैं हमेशा, आप ये समझिएगा, ये जो सिलेक्शन है ना, वो मिरेकल है अपने आप में। इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, उस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये मिरेकल कैसे, कि एक बंदा जो बिना हिंदी, बिना जीएस तैयार किए, बिल्कुल जीरो एकदम जाकर एग्जाम देता है, और फिर भी क्वालिफाई कैसे ना कैसे करके हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू में भी लोचा हो गया था। इंटरव्यूअर ने सीधे सीधे मुझे बोल दिया था कि बेटा तुम तो जाओ यहां से, तुम्हारे नंबर कटेंगे, और जितनी देर यहां पर रुकोगे उतनी देर तुम्हारे नंबर कटेंगे, ठीक है। बट किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने फिर भी तरस खाकर 58 नंबर दे दिए। और एग्जाम वाले दिन भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। एग्जाम वाले दिन गड़बड़ ये हुई थी, बल्कि 2 गड़बड़ हुई थी। 2 गड़बड़ ये हुई थी कि एक तो हमारी जो सीक्वेंस होती है ना, वो गड़बड़ हो गई थी कि कॉपी जैसे ना, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में कॉपी इधर से डिस्ट्रीब्यूट की, और दोपहर वाली शिफ्ट में इधर से डिस्ट्रीब्यूट कर दी कॉपीज। तो जो कॉपीज की सीक्वेंस थी वो गड़बड़ हो गई। जैसे मॉर्निंग में ए सीक्वेंस मिली, तो इवनिंग में हमें मान लो डी मिली। अभी मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा। अभी अगर यहाँ पर पड़ी होंगी तो मैं, एक सेकेंड, मुझे कॉपी सर्च करनी पड़ेंगी, यहीं कहीं होंगी, तो मैं आपको अपनी कॉपीज दिखाऊंगा। तो ये सीक्वेंस गड़बड़ हो गई थी। तो आपको मालूम है कि ये जो सीक्वेंस होनी होती है वो सेम सीक्वेंस होनी चाहिए। डिफरेंट सीक्वेंस होती है, तो ऐसा मानते हैं कि कॉपी चेकिंग में, ओएमआर में गड़बड़ हो सकती है। तो काफी देर तक वहां पे ड्रामा कटा, काफी देर तक ड्रामा कटा, जिसकी वजह से, ठीक है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, एक काम मिल जाए। ठीक है, हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन। तो देखिए ये कौन सी है, डी, ठीक है, डी। और ये कौन सी कॉपी है हमारी, ये कौन सी मिली है, बी कॉपी, बी, ठीक है। तो बी और डी, तो ये खेल हुआ हमारे साथ। तो सुबह में मिल गई, सुबह में मिल गई ए कॉपी, और शाम बी, और शाम में मिली डी, सीक्वेंस बिगड़ गई। अब जो एग्जामिनर थे, वो आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को कोसने लगे कि तुमने गलत बांटी, तुमने गलत बांटी। फिर उन्होंने क्या किया, वो सीनियर वगैरह होते हैं उनको बुलाया। हाँ, गुड इवनिंग ब्रजेश जी। फिर उन्होंने बुलाया उनको, फिर निपटा। लेकिन इतने में हमारे 15-20 मिनट आराम से खराब हो चुके थे। अब आप सोचो 15-20 मिनट से कितना फर्क पड़ता है। उसके बाद एक और हमारा महान एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, जस्ट मेरे आगे वाला, तो मैं यहां पर बैठा हुआ था, ये बंदा यहां पर बैठा हुआ था सुबह वाली शिफ्ट में, और ये बीच वाला जो है ये एब्सेंट था, ये एब्सेंट था, ठीक है। अब सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ, ये जो आगे वाला बंदा था वो यहां बैठ गया, यहां बैठ गया। इससे क्या हो गया, इसकी ओएमआर गड़बड़ हो गई, इसकी ओएमआर गड़बड़ हो गई, क्योंकि से मतलब जो ओएमआर होती है वो फिक्स होती है। अब ये जस्ट मेरे ही आगे था, ये जस्ट मेरे ही आगे था, तो इसने अलग गड़बड़ करी।
फिर इसकी वजह से टाइम का मतलब इतना। अब सोचो मेरे सिर के ऊपर, अब वो टीचर तुम्हें जानते हो एग्जामिनर ऐसा होता है तो कितना हड़काता है। अब वो मेरे सिर के ऊपर खड़े होकर इसको इस पर चीख रहे चिल्ला रहे कि तुम्हें इतनी समझ नहीं है, तुम्हें इतनी समझ नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना कुछ होने के बाद में और एग्जाम इंटरव्यू में जो है वो हुआ ही कि एक्चुअल में हुआ क्या कि जो इंटरव्यूअर थे, तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ इंटरव्यू वगैरह। चलते चलते क्या हो गया मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने इंटरव्यूअर से कहा कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोले जल्दी बोलो, 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड है। तो मैंने उनको, क्या हो गया कि अपना मेरा जल निगम में सिलेक्शन हो रखा था, तो मेरा जल निगम का एई का रिटर्न क्वालिफाई हुआ था, मेरा यूपीपीएससी एई का भी रिटर्न क्वालिफाई हुआ था। जल निगम का हुआ था 2014 में, और 2013 वाले का भी इनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ था। ये यूपी के एई के पेपर थे। इसके अलावा यूपी में पिछले 7 साल में कोई एई की वैकेंसी नहीं आई, पिछले 7 साल में एई की कोई वैकेंसी नहीं आई 2013 के बाद में और ये जल निगम के बाद में। दोनों का ही मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ बट फाइनल नहीं हुआ। तो मैं उनको बस ये बताने लगा कि सर ऐसे ऐसे पहले मैं रिटर्न क्वालिफाई करके यहाँ तक आया हूँ बट मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। वो भड़क के बोले तुम अपनी सिफारिश कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बोले अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने थोड़े बहुत नंबर काट भी दिए। बोले अभी तक तो तुमसे कोई गलती नहीं हुई थी बट अब तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये नहीं बताना चाहिए था। तो मैंने कहा चलो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतना डिस्टरबेंस होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन जो है वो एक मिरेकल से कम नहीं है। अब ये मिरेकल हुआ क्यों, ये सिलेक्शन कैसा हुआ, उसके बाद में दो हैं। ठीक है, तो इसकी दो वजह है मेरे सिलेक्शन की। पहली बात मतलब सेल्फ बिलीव। मैं आपको जो बार बार जो द सीक्रेट बताता रहता हूं ना, मुझे डे वन से जब मैं पेपर देकर आया था, मुझे तब से मेरे को बिल्कुल डैम श्योर था कि मेरा क्वालिफाई होके रहेगा। मतलब 1% का डाउट नहीं था। मैंने हिंदी नहीं पढ़ा था, मैंने जीएस नहीं पढ़ा था, ठीक है, बट स्टिल मेरे को अपने ऊपर 100% श्योर था। नमस्कार अंकुर सर, नमस्कार। 100% श्योर था कि क्वालिफाई होगा ही होगा। तो जैसा मैं आपको बताता हूं कि 100% सेल्फ बिलीव आपने रखना है। एक वहां पर एक मतलब 0.0001% की भी डाउट की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। एक तो ये सेल्फ बिलीव। दूसरा, जब हम लोग सेल्फलेस एफर्ट्स लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वास्तव में जो प्रेयर्स होती है ना वो वर्क करती है। तो मैं बिल्कुल सेल्फलेस एफर्ट के थ्रू आप लोगों के साथ में लगा हुआ था, बिल्कुल एग्जाम के 2 दिन पहले तक। तो हो सकता है कि इतने सारे बालकों ने दुआएं की होंगी तो उनका भी असर रहा होगा। ठीक है, तो एक तो सेल्फ बिलीफ और थोड़ा सा जो है कह सकते हो गुडविल। कभी कभी हम दूसरों की मदद करते हैं तो अपनी मदद भी हो जाती है। तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, उनके अच्छे मार्क्स भी आ रहे होते हैं तब भी वो डाउट में रहते हैं, सर पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो मैं उनको हमेशा समझाता हूं कि बेटा अब एग्जाम हो गया तो डाउट में मत रहो, होगा ठीक है, अगले एग्जाम की तैयारी करो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इतने कुछ होने के बाद भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बिना हिंदी पढ़े, बिना जीएस पढ़े, ओनली टेक्निकल के दम पर इतने कम मार्क्स आते हुए भी सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई साहब, जिनका भी इस बार रिटर्न क्वालिफाई हुआ था, जो या फिर एक मार्जिनल, जो बहुत मार्जिन से रह गए, 1 या 2 नंबर से रह गए, आप बिल्कुल पूरी तरीके से जी जान लगा दो। इस बार आप 100% जो है वो एग्जाम क्वालिफाई करके लेके जाओगे। ठीक है, 100% एग्जाम क्वालिफाई करके लेके जाओगे। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था मैंने आपको बता दिया कि भैया 2013 की वैकेंसी का रिजल्ट 2019 में आया, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट जो इस समय निराशा में रहे होंगे पिछले कुछ समय में, उस समय गुजर चुका हूं। हाँ तनुज, बहुत दिनों बाद दिखे यार, कहाँ थे आप? बिल्कुल तनुज, एग्जैक्टली यही बात है। ठीक है, और क्या पता इसी वजह से हिंदी और जीएस इतनी डिफिकल्ट आई कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत नहीं फर्क पड़ा। ठीक है, हाँ लेकिन इस बार आप हिंदी और जीएस पहले से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, हिंदी और जीएस इस बार पहले से पढ़कर जाइएगा आप लोग, अभी से स्टार्ट कर दो। और हिंदी के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट्स ना यार हिंदी और जीएस के लिए परेशान होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हिंदी और जीएस के लिए परेशान होते हैं कि सर हिंदी कहां से पढ़ें, जीएस कहां से पढ़ें, हिंदी और जीएस कहां से पढ़ें।
यार आप में से किसी भी बच्चे ने, जहां तक मैं समझता हूं, कक्षा 12 तक, क्लास 12 तक किसी ने भी हिंदी और जीएस का ट्यूशन नहीं पढ़ा होगा, नेवर। कभी भी आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ी होगी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉलेज एग्जाम के लिए, कि हमें हिंदी या जीएस का ट्यूशन पढ़ना पड़े। बट अभी क्या होता है ना, आप ब्रेन वॉश हो जाते हो कोचिंग्स के थ्रू। दिमाग में ये दिमाग में ये बैठ जाता है कि बिना कोचिंग के हुआ ही नहीं। तनुज यार आप कॉल ही नहीं करते हो, मिलने ही नहीं आते हो यार। ठीक है, आपको इतनी बात बोला, कॉल करते रहा करो, मिल लिया करो कभी कभी आके, है कि नहीं? अच्छा रहता है कभी कभी बात करना। तो बच्चे अपना वो क्लास 12th वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आओ, क्लास 12th वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ कि मुझे हिंदी पढ़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं। जैसे आप लोग 12th क्लास के लिए वो मॉडल पेपर, सैंपल पेपर वगैरह लाकर पढ़ते थे, वैसे ही करना है। तो आपने क्या करना है बेटा, हिंदी के लिए कोई भी बुक ले लो मार्केट से अच्छी सी, ल्यूसेंट की ले लो, अरिहंत की ले लो, जो भी आपको बुक मिले, कोई भी बुक हिंदी की ले लो। अब हम बताओ, विलोम शब्द के लिए, पर्यायवाची के लिए, संधि के लिए, अनेक शब्दों की जगह एक शब्द के लिए। अच्छा मोहित, गुड, ठीक है। तो क्या इसके लिए आपको किसी को पढ़ाना पड़ेगा यार? और मैक्स संधियों में भी थोड़े 2-4 रूल होते हैं जो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आप सबको जब बीटेक में यार आप लोगों को स्ट्रक्चर एनालिसिस समझ में आ सकता है, आरसीसी समझ में आ सकता है, तो इन सब्जेक्ट में क्या है? इनमें तो कुछ भी नहीं है, हिंदी जीएस। तो आप कोई भी बुक उठा लो, बस कंसिस्टेंसी के साथ डेली, कंसिस्टेंसी के साथ डेली आपने, ज्यादा नहीं, ओनली 30 मिनट, आधा घंटा आप हिंदी पढ़ो, आधा घंटा आप हिंदी पढ़ो, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ो और 15-20 क्वेश्चन करते रहो। समझ गए? आधा घंटा थ्योरी पढ़ो, उसी में मतलब आधे घंटे के अंदर थोड़ी थ्योरी पढ़ो, 4-5, 10, 15, 20 जितने क्वेश्चन है डेली, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करना है। अगर 1 महीना आपने कर लिया, अगर ये 1 मंथ आपने कर लिया, तो गारंटी है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। बट होता क्या है कि हम में से बहुत से स्टूडेंट इस चक्कर में रहते हैं कि कोई हमारा मसीहा बनकर आएगा एजू फॉर टेक पर, या टेकपुर पर, एग्जामपुर पर, वाईफाई पर, हाईफाई पर, कहीं पर हिंदी का कोई टीचर आएगा, हिंदी पढ़ाएगा, फिर हम हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग लास्ट के लिए टालते जाते हैं, खुद से ट्राई ही नहीं करते, खुद से ट्राई ही नहीं करते, ये मेन वजह है। तो दिमाग से सब कुछ निकाल कर खुद से ट्राई करना स्टार्ट करो, खुद से पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चन के थ्रू ही सीख जाओगे। समझ गए? बाकी सोर्स चाहिए तो आप विवेक सर के हिंदी के लेक्चर देख सकते हो, आप राम सर के हिंदी के लेक्चर देख सकते हो, एजू फॉर टेक पर भी हिंदी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एजू फॉर टेक पर भी हमने हिंदी करवाई थी लास्ट में, तो काफी सीनियर टीचर हैं, बट ये कि हाँ वीडियो की क्वालिटीज उतनी अच्छी नहीं थी, बट बहुत सीनियर टीचर हैं जिनके हिंदी के लेक्चर एजू फॉर टेक पर है, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो हिंदी तो आप इस तरीके से कर लो। रुपेश सोनी, कोई भी किताब कर लो, कोई भी किताब कर लो, XYZ, ठीक है, कोई भी किताब कर लो, बट कि पढ़कर वहां से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। अब रही बात जीएस की, यार जीएस आप भी जानते हो कि कितना अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो कम से कम पॉलिटी के लिए तो मैं कह सकता हूं कि नितिन सर ने जो पढ़ाया था वो बहुत बेहतरीन लेक्चर्स थे, वहां से आप पॉलिटी कर सकते हो। और अदरवाइज आप क्या कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। आप क्या कर सकते हो, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अपनी तैयारी शुरू करो, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करो। हालांकि प्रवीण सर ने भी काफी नॉन टेक करवा रखा है विद क्वेश्चंस, प्रवीण सर ने एजू फॉर टेक पर काफी नॉन टेक करवा रखा है आपका विद क्वेश्चंस, उनका थ्योरी थ्रू क्वेश्चन टीटीक्यू सेशंस हैं, आपको यहां से बहुत हेल्प मिलेगी टीटीक्यू से, थ्योरी थ्रू क्वेश्चन। तो प्रवीण सर ने काफी कंटेंट डाल रखा है नॉन टेक का भी एजू फॉर टेक पर, आप वहां से कर सकते हो। तो आप बस 2 सोर्स पकड़ लो अभी फिलहाल जीएस के लिए, बाकी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। जीएस के लिए आप क्या कर लो, एजू फॉर टेक पर ही, अपने चैनल पर ही प्रवीण सर ने काफी कुछ करवा रखा है, क्वेश्चंस के थ्रू बहुत कंटेंट कवर किया है, एक आप इसे कर लो। और आप क्या कर लो, यूपी पीसीएस, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो यहां। ठीक है, यूथ की ही बुक ले लो इसके लिए चाहो तो, और बस क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, इसी से हो जाएगा, इसी से काफी कुछ हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो प्रवीण सर आ गए हैं आपके लिए बताने के लिए, टीटीक्यू बैच आपका प्लेलिस्ट में है, वहां पे चेक करो। ठीक है, वहां पर चेक करो, बस ज्यादा टाइम नहीं देना बस। ठीक है, जितना सर ने करवाया है उतना ही कर लो।
और सर कह रहे हैं, प्रवीण सर कह रहे हैं कि सितंबर ऑनवर्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। तो चलो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, तो जीएस हम प्रवीण सर पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आप फिलहाल टेक्निकल और हिंदी करो, और जितना भी जी सर ने करवा दिया उतना करो, फिर आगे और करवा देंगे। रुपेश सोनी बता रहे हैं सर ल्यूसेन की सीरीज है 1500 क्वेश्चन की, वाई वरुण अवस्थी, अच्छी यही ले लो, यही बुक ले लो। बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पर सर्च करो, मिल जाएंगे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर्स भी। नहीं तो मैं आपको एक एक डिप्लोमा के एक टीचर है, मतलब बहुत रूरल बैकग्राउंड के हैं, मैं आपको सर्च करके दूंगा। मैं सोर्स ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सोर्स बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। ठीक है, मैं आपको सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, मुझे 1-2 दिन का समय दो। मोहित वर्मा सर 2013 से परेशान है यार, कॉल कर लेना हमें, ठीक है, कल दिन उनमें फिर आपसे बात कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, आप 2013 के पास आउट है, इतना समय हो गया, बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अच्छा वो नॉन टेक वाले करवा देंगे। हिंदी कहां से करें बेटा, बताया तो अभी। ईडी वाई हैदर सर भी कर सकते हो, बट वो ईडी वाई हैदर सर करोगे ना तो वो थोड़ा हाई फाई लेवल पे ले जाएंगे, वैसा नहीं चाहिए। मेरे पास एक अच्छा, बहुत आपके लेवल का एक अच्छा सोर्स है, जहां से बिल्कुल आपको देसी भाषा में बढ़िया समझ में आएगा, वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो ईडी वाई हैदर सर भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हैं। हाँ, जो कट ऑफ मार्क्स आए वो आउट ऑफ 850 है। अच्छा मोहित जी, आपसे बात होगी ना तो बस फिर ठीक है, ऐसे ही कभी कभी बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अविनाश जिंदल जी, परेशान मत होइए, ठीक है, परेशान मत होइए, बस 1-2 दिन का मेरा थोड़ा सा और समय वो हो रहा है, जल्दी ही आपके लिए और अच्छे से लगते हैं। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीएससी यही कैसे निकाले, लगे रहिए, क्यूआरपी के साथ में विजन बैच ज्वाइन कर लीजिए, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, ठीक है, कैसे करना। मैं अभी बस आज और कल, आज कल संडे है और परसों मंडे, 2 दिन बस थोड़ा सा समय और कम है। ठीक है, फिर मैं आपको डेली जो है वो क्लास के एंड में 10-15 मिनट डेली आपसे बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अलग सेशन ले आया करेंगे संडे टू संडे, आपसे केवल कैसे प्रिपरेशन करनी है उसी के रिगार्डिंग बात कर लिया करेंगे। ठीक है, बस आज मैं आपको यार इतना ही समय दे पाऊंगा, आज मैं आपको इतना ही समय दे पाऊंगा। ठीक है, बेसिकली क्लास पॉसिबल नहीं थी आज, बट ये था कि बहुत समय से सेशन नहीं चल रहा था, तो कम से कम एक क्वांटिटी आ गई है कि आज से चलो स्टार्ट तो कर दे रहे। हम वही समझ के, आप ठाकुरद्वारा से है ना, बिल्कुल। रुपेश, मेरा नंबर जो है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हिमांशु, रिजल्ट देखकर बेटा डीमोटिवेट नहीं होना है, मैंने आपको अपना बताया ना, मैंने आपको अपना बताया कि मैं भी इस सिचुएशन से गुजरा हूं और कई बार गुजरा हूं, बट अल्टीमेटली चीजें सही हो जाती हैं अगर हम लोग कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते हैं। आप कभी डिप्रेशन में जाओ, कभी परेशान हो जाओ, तो मेरी जिंदगी, मेरे बारे में सोच लेना यार, आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। मेरा 2010 का बीटेक है, कहां से, वो भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और तमाम स्ट्रगल के बाद में, तमाम दिक्कतों के बाद में अब कहीं जाकर मैं एई की पोस्ट पर ज्वाइन करने जा रहा हूं नेक्स्ट में, राइट। और इसमें भी मेरी गलती नहीं है, क्योंकि जब 2013 के बाद में कोई वैकेंसी ही नहीं आई, 2013 के बाद में यूपी में कोई वैकेंसी ही नहीं आई, तो मैं क्या कर सकता था, है ना। 2013 में लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद फिर 2019 में आई, तो इसमें हमारी गलती तो नहीं थी ना। आप लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं, बहुत से बच्चे कि जिनको 2019 में वैकेंसी आई और उसके बाद उनको तुरंत 2021 में वैकेंसी मिल गई। ठीक है, तो आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल भी निगेटिविटी से बाहर निकलिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, तैयारी में लग जाइए। जो पिछला एग्जाम था उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़ो, अब आपके सामने जो है उस पर फोकस करो। पिछले एग्जाम में जो हो गया, इंटरव्यू में क्या हुआ, रिटर्न में क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, नंबर कम थे नंबर ज्यादा थे, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। शादी कब किए थे सर, 2013 में ही हो गई थी, ठीक है, ठीक है, 2013 में ही हो गई थी शादी भी। ठीक है, चलो, तो ऐसे, बट ठीक है, समय के साथ सब मिल जाता है, समय के साथ सब मिल जाता है, आपको भी मिलेगा।
तो बिल्कुल मोटिवेशन बना के रहे। तनिजार एग्जाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली देखो होना होगा तो दिसंबर में हो जाएगा, नहीं तो फिर वो इलेक्शन के बाद जाएगा मार्च अप्रैल में। आप लोग एग्जाम को दिसंबर में मानकर चलिए, आप लोग एग्जाम को दिसंबर में मान के चलिए। हाँ कल भी हम लोग, कल संडे है लेकिन कल भी 7:30 पर मिलेंगे हम लोग, ठीक है, कल भी 7:30 पर मिलेंगे। हाँ विजन मैच में आज स्टिल स्टार्ट कर देंगे, चाहे थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्शन ही हो जाएगा, कई दिनों का गैप हो गया, ठीक है। शादी इतनी जल्दी क्यों कर ली सर, अब करते, पता चला आपके चक्कर में जिनसे हमें करनी थी उनसे कोई और कर लेता, फिर क्या होता। ठीक है, तो वो भी जरूरी था, ठीक है। ये भी तो हो जाता ना फिर। बिना आपके आपके कामयाब हुए भी आपके कोई, आपका कोई लाइफ पार्टनर बनने को तैयार हो, ऐसा मिलना भी तो मुश्किल होता है ना। सोचिए, ऐसा मिलना भी तो मुश्किल होता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो, खाली पड़े हो, फिर भी कोई है जो आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। विजन बैच 10 बजे, 10 बजे। विनय कुमार अब ये भी बताना पड़ेगा क्या। मोहित वर्मा सब हो जाएगा बेटा, पढ़ने का स्टेमिना भी बन जाएगा, पहले पढ़ाई तो स्टार्ट करो। हाँ अभी टाइम 7:30 ही रहेगा कल भी, अब फिर थोड़ा इसको 7 बजे कर देंगे, ठीक है, थोड़े बहुत टाइम। चलो 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 ठीक है, बहुत हो गया, चलो ठीक है, बाय बाय बाय। मुझे 8:30 पर जाना था, 8:35 हो गया, ठीक है। अभी 1-2 दिन आपको समय थोड़ा कम मिलेगा, ट्यूसडे से टाइम बढ़ जाएगा, ट्यूसडे से टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। बस मंडे तक थोड़ा सा और झेलिए आप। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। अब 10 बजे क्लास होगी, 10 बजे हम लोग मिलेंगे विजन बैच में, आज स्टिल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिन्होंने विजन बैच ज्वाइन नहीं किया, विजन बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 7409970758। चलो ऐसी बातें होती रहेंगी, ठीक है, आज के लिए इतना ही है, गुड नाइट गुड नाइट।